पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने मध्यम पुरुष एक वचन में किस प्रकार से और द्विवचन में किस प्रकार से रूप निष्पन्न होते हैं उन पर चर्चा की थी। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रथम पुरुष के मैंने आपके सामने चर्चा की थी। और जो प्रथम पुरुष बहुवचन में भावयन्ते झो अंतः करके जिस तरह रूप बनते हैं, वैसे ही उसमें भी भावयन्ते ये रूप निष्पन्न होता है। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? आत्मनेपद में तो त आताम झ थास, तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो लकार प्रत्यय होता है क्रिया बनाने के लिए वो थास होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र है हमारे पास, थासह से, जो थास है उसके स्थान पर से हो जाता है। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है? तो भावय और थास, और थास को जब हमने से कर दिया तो क्या रूप बनेगा हमारा? भावये, भावये से, भावय से, थास हटा दिया हमने, से कर दिया तो भावय। भावय तो हमारे पास है ही ना पूर्व में, शब्द का विकरण भी मिला दिया तो भावय, और थास को से किया तो भावय से। तो ये भावय से किसका रूप है? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। कैसे? जैसे एध से रूप है, जो तिङंत प्रकरण में हमने एध धातु से किया रूप, वैसा ही यहाँ भावय धातु, मैं बार बार भावय धातु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि णिच प्रत्यय लगने के बाद ये भी एक धातु है, तो रूप हम इसी से चलाएंगे, इसी के साथ प्रयुक्त करेंगे। तो भावय और से ये मध्यम पुरुष एक वचन में है। और मध्यम पुरुष जब द्विवचन की बात करते हैं, थास आथाम होता है ना, तो भावय और आथाम हो जाएगा। तो ये द्विवचन का जो है प्रत्यय है, और आथाम करने के बाद जैसे हमने भावयेते आताम के लिए किया था, वैसे ही भावये थे बन जाएगा, भावयेते की जगह भावये थे बन जाएगा। उसके बाद है अगला भावय द्वे। तो भावय और द्वे, द्वे कहाँ से कहाँ है? थास आथाम ध्वम, तो ध्वम है, लेकिन ध्वम का जो है अम उसके स्थान पर टित आत्मनेपदा नाम टेरे से ए करके द्वे बन जाता है, ध्वम द्वे में बदल जाता है, इसलिए भावय द्वे। ये किस में रूप है? मध्यम पुरुष बहुवचन में। अब उत्तम पुरुष की बात करें, भावय उत्तम पुरुष में सामान्य इट आता है, जो प्रत्यय ना, जैसे हमने त आताम झ किया, थास आथाम ध्वम किया, और इट जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में लगता है। तो भावय के इट है ई, और ई मिला दीजिए तो ए बनता है, तो भावये ये रूप बनता है आपका। ये किस में? हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में। और अगर हम उत्तम पुरुष बहुवचन की बात कहें तो इट और वहिंग बनता है, वहिंग लगता है प्रत्यय। ये 18 प्रत्यय तो हमें स्मरण होने चाहिए कि ये 18 प्रत्यय कौन से हैं। तो ये जो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है वहिंग, तो ये जो है इसमें हम क्या करेंगे? नहीं, थास आथाम द्वे, ये उत्तम पुरुष की बात कर रही हूँ मैं आपको, मध्यम पुरुष के तो हमने कर लिए ना। उत्तम पुरुष एक वचन में हमने भावये बनाया है, और फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में वहिंग होता है, भावय भावया हो जाएगा ना, भावया वहे। तो यहाँ पे ई के स्थान पर टित आत्मनेपदा नाम टेरे से ए हो जाएगा। अब ये भावया वहे में भावय वहे तो हमें आ गया यहाँ तक तो, लेकिन आ कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे भावय और आ, अतो दीर्घो यही सूत्र द्वारा य के अ को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे हमने वहाँ किया था पहले उसी प्रकार से, तो मध्यम पुरुष में भावया वहे हो जाएगा और उत्तम पुरुष में भावया महे हो जाएगा। तो ये आत्मनेपद के लट लकार के रूप किस प्रकार से तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में किस प्रकार से चलते हैं, ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया, ताकि जो अन्य णिजंत हैं रूप वो कैसे बनेंगे उसके विषय में भी आपको जानकारी हो सके। ये थे लट लकार के रूप। अब लिट लकार की बात करें तो लिट लकार के रूप जो है, जिस तरह से हमने पूर्व में चलाए थे, जैसे भू धातु से लिट लकार में किस प्रकार से बनते हैं और आत्मनेपद में एध धातु के किस प्रकार से बनते हैं, उसी के अनुसार
निजंत के भी रूप चलेंगे। तो मैं आपको एक आपके सामने जो है प्रक्रिया करके दिखाना चाहती हूँ। तो भावी धातु है, भू धातु नहीं, भावी धातु है। तो भावी धातु है तो इसको सब हम किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं? हम भूतकाल के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं, परोक्ष भूत के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं। देखिए भूतकाल में भी हमें देखना पड़ेगा कि परोक्ष बहुत समय पहले कोई कार्य हो चुका है या अभी हुआ है या आज का नहीं है, आज से पहले का है। तो अनद्यतन भूत, सामान्य भूत और उसके बाद परोक्ष भूत। भूतकाल में भी 3 होते हैं, लिट और उसके बाद जो है लंग और लुंग। तो इनकी चर्चा हम तिङंत प्रकरण में विस्तार से कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगी कि परोक्ष भूत के लिए जब हम प्रयोग करते हैं इसका धातु का, तो लिट लकार का प्रयोग होता है। सूत्र है परोक्षे लिट, और लिट के स्थान लिट लगाने के बाद हमारे पास एक सूत्र है आम करने का, कास्यनेकाच आम वक्तव्य। तो यहाँ पे भावी जो है वो अनेकाच है। अनेकाच का क्या मतलब होता है? जो जिसमें अनेक अच हों। अच मतलब स्वर, अ से च तक ये जो हमारा वर्ण है ये अच कहलाते हैं ना, प्रत्याहार है। और तो अच जो है उसकी अगर हम बात करें और हम कहें कि जिस धातु में अनेकाच हों, जो धातु अनेकाच है, तो एक अच वाली धातु की बात नहीं कर रहे, एक से अधिक अच हों। अगर मैं भू धातु की बात करूं और उससे प्रत्यय लगाना है तो भू धातु एकाच है, ऊ ही केवल उसमें एक स्वर है। लेकिन जब मैंने निच प्रत्यय कर दिया, भावी बना दिया, अब भावी में कितने अच हैं? एक तो आ है और एक वी का ई है। तो ये धातु एकाच नहीं रहेगी, अब ये अनेकाच है। तो अब अनेकाच होने के कारण इस धातु से आम का प्रयोग होगा लिट लकार में। ये ध्यान देना है हमें। अगर कोई धातु जो है वो अनेकाच है और लिट लकार में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आम प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाती है? भावी, आम और लिट। लेकिन एक हमारे पास एक सूत्र है आमः। आमः सूत्र के अनुसार आम के बाद जो लिट है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे लिट जो है नहीं रहेगा, केवल हमारे पास क्या हो जाएगा? भावी आम। ठीक है, तो भावी आम और फिर भावी अय। अब हम इसको कर देंगे ना, इसको संधि इत्यादि करके, तो भावी अय, भाव अय और आम। अब यहाँ पे भावी और आम था और यहाँ अय कहाँ से आ गया? तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है अयमंतार ल्वा ये त्विषु त्विष्णुषु। तो यहाँ पे इस सूत्र से अय हो जाता है, ई को अय हो गया, भावी के ई को अय हो गया। तो हमारे पास स्थिति हो गई भाव, अय और आम। और अब हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा भावयाम। आम लगने के बाद, आम का प्रयोग होने के बाद ये भावयाम ये रूप बन गया। लेकिन अब लिट लकार में रूप बनाने के लिए हमारे पास तिङंत प्रकरण में ही हमने पढ़ा था, जब हमने एधान चकार जो आत्मनेपद का रूप बनाया था, या परस्मै पद में अगर बनाते हैं तो गोपायाम चकार की सिद्धि की थी। तो वहाँ पर हमने ये जो, क्योंकि गोपायाम जो है, गोपा जो है ये क्या है? अनेकाच थी, इसलिए इसी प्रकार से वहाँ भी रूप बने थे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आगे सूत्र है क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटे। अब लिट लकार में जो हमने भावयाम बनाया, इसके साथ क्रिय क्री धातु का प्रयोग होता है। ये तो भावयाम के बाद फिर क्री धातु लगेगी और वो लिट परक क्री धातु होगी। अभी हमने लिट का लोप कर दिया था, लिट नहीं रहा हमारे पास, लेकिन लिट लकार का प्रयोग हमें करना है तो क्री धातु लिट परक क्री धातु, अर्थात क्री धातु में लिट लकार के प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है वही रूप बनेगा इसके भूतकाल के, परोक्ष भूतकाल के जो क्रिया बनाने के लिए। तो भावयाम जो हमने पहले बनाया उसके साथ क्री का प्रयोग करेंगे धातु का और लिट लकार साथ में लगाएंगे। अब लिट लकार में जो प्रक्रिया होती है
जो तिङन्त प्रकरण में प्रक्रिया बताई गई है, संक्षेप में मैं उसको आपके सामने रखूंगी। जब लिट लकार होता है तो लिटी धातु और अनभ्यासस्य सूत्र द्वारा लिट परे है तो अनभ्यास धातु के अवयव को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मीन्स उसको 2 बार लिखते हैं। तो क्री धातु, इससे क्री क्री 2 बार लिखा। और लिट लकार में देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, परस्मै पद में जो है उसमें अलग प्रत्यय लगते हैं। ती के स्थान पर क्या हो जाता है, तिप के, तस के, झी के, तो ये हमें लिट लकार में बताया। तो वो सूत्र है लिटा परस्मै पदानाम अणल तुसुस थल थुस अणल वमाह। ये देखिए 3 प्रत्यय तिप तस झी सिप थस थ मिप मस वस मस के स्थान पर होते हैं। तो तिप तस और तिप तस झी के स्थान पर क्या होते हैं, अणल, अतुस और उस, ये लिट लकार में होते हैं। तो लिट लकार में ती के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणल। तो यहाँ पे आपके सामने क्री क्री और नल, अणल का केवल मात्र अ शेष रहता है, तो क्री क्री अ हो जाएगा। और फिर जो है क्री को जो है उरत एक सूत्र है, उससे री को अ हो जाएगा, क्री के री को अ हो जाएगा। तो और अ जो है हमेशा देखिए उरण रपर, अगर हम री के स्थान पर कोई स्वर करते हैं अ ई या उ तो रपर करते हैं, इसलिए क्री के स्थान पर अगर अ करना है तो अ के साथ र लगाना पड़ेगा। तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है, कर जो अभ्यास का है और क्री, क्री तो रहेगा वैसे ही, तो कर क्री और नल का अ, ये स्थिति है। और मैंने आपको बताया कर कैसे हुआ। अब एक और सूत्र है कुहोश्चु, उससे जो क है उसको चवर्ग हो जाएगा, और चवर्ग में क पहले नंबर पर है, इसके स्थान पर पहले नंबर वाला च ही होगा। तो हमारे पास स्थिति होती है जो है च क्री अ, जो भावयाम तो साथ में है ही है, भावयाम च क्री और अ। और अब एक सूत्र है अत उपधाया, उपधा के अ को दीर्घ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, सॉरी। तो क्री को वृद्धि कैसे क्या होगी, कार। अब कार क्यों होगी, क्री को जो है री को आ होगा और रपर होकर कार, तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाती है, चकार बन जाता है। तो क्री धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चकार बनेगा, और फिर भावयाम चकार, ये स्थिति हमारे पास हो जाएगी। तो ये रूप क्या है, ये लिट लकार का रूप है पूरा पूरा का पूरा। तो किसी को होने के लिए किसी ने बहुत पहले समय में प्रेरित किया तो ये भावयाम और चकार ये बनेगा। तो अब भावयाम चकार में इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे म के स्थान पर क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, वो संधि करेंगे और अनुस्वार हो जाएगा, नश्च पदांतस्य झलि। तो ये जो है म है अपदांत है, तो इस झल प्रत्याहार का पर्यावरण च है, इसलिए म को अनुस्वार हो जाएगा। तो भावयाम अनुस्वार किया, और उस अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र द्वारा पर सवर्ण हो जाएगा। अब पर सवर्ण जो है किसका सवर्ण होगा, देखिए भावयाम के बाद क्या है, चकार, अनुस्वार है ना, अनुस्वार के बाद क्या है, च, च का सवर्ण हो जाना है। तो च का सवर्ण कौन सा होगा, देखिए अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार क्या होता है, जिसमें नासिका का प्रयोग होता है, तो हमें अब इसके स्थान पर वही वर्ण लगाना है व्यंजन चवर्ग का, जो नासिका जिसमें प्रयोग होता है। तो नासिका का प्रयोग किस में होता है, च छ ज ज ञ में, तो यहाँ ञ हो जाएगा चवर्ग का ञ। तो हमारे अनुस्वार को हटा के हमने क्या किया, भावयान चकार। तो ये हमारा रूप बना लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में णिच प्रत्यय लगाने के बाद जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो ये रूप बनता है। अब ये तो हो गया हमारा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप। अब द्विवचन भी तो है ना, तो अगर दो व्यक्तियों ने किसी को प्रेरित किया है कुछ कार्य करने के लिए, तो उनके लिए तो द्विवचन आएगा ना। अगर वो अन्य पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में किस प्रकार से रूप बनता है,
और वो है भावयान चक्रतुः। अब ये भावयान चक्रतुः इसको बहुत सामान्य है, क्योंकि भावयाम आपने बना लिया और उसके बाद अभ्यास का भी कार्य कर लिया, च हो गया क्री, लेकिन उसके बाद आपका प्रत्यय कौन सा है? अणल तो नहीं है। द्विवचन में कौन सा प्रत्यय? अतुस। तो च, क्री और अतुस, ये हमारी स्थिति जब होती है तो यहाँ पे री के स्थान पर संधि र हो जाती है। कैसे? इको यणची, क्योंकि क्री के री के बाद अतुस का अ है, तो री को क्या हो जाएगा? र। तो हमारा भावयान चक्र, तो बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही है, लेकिन अणल के स्थान पर जब अतुस लग जाता है तो फिर वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अणल अणित है और अणित होने के कारण उसकी उपधा को तो वृद्धि होकर चकार बन गया। लेकिन यहाँ पे जो है चक्रातु नहीं बनेगा या चकारतु नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अतुस प्रत्यय है वो नित्य नहीं है। तो अतुस प्रत्यय नित्य नहीं है, इसलिए क्री का री इसके स्थान पर इको यणची सूत्र द्वारा र होके चक्र बनेगा और अ मिला दीजिए चक्रतुः बनेगा। तो भावयान, ये भवा जो है इसको भावयान चक्रतुः इस प्रकार से रूप बनेगा। इसी तरह से भावयाम चक्रु ये रूप बनेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे तिप्तझी अणलतुस उस करा हमने, तो वो भी रूप इसी प्रकार से बनेंगे, भावयान चक्रु और फिर थल, मध्यम पुरुष में थल होगा। तो अब थल होगा तो फिर यहाँ पर थल होने के बाद इट का निषेध होगा, क्योंकि ये आर्धातुक प्रत्यय है। तो आर्धातुक सेड वलादे सूत्र द्वारा इट प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे इट का निषेध होगा, अनुदात्त एकाच। अब देखिए यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धातुएं इट, सेठ और अनिट ये कैसे जानी जाती हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि अमुक धातु सेठ है अर्थात इट से युक्त, इट सहित है, और एक धातु है वो इट नहीं है, उसको तो इट लगाना है या इट नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है आर्ध धातु का सेड वलादे, अर्थात जो वल आदि, वल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो है वर्ण से आरंभ होने वाला वलादे आर्ध धातुक प्रत्यय है, तो धातु जो है उसको क्या लगेगा? इट लगेगा, वो सेठ कहलाएंगी, उसको इट लगेगा। लेकिन अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनसे इट का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं होता, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको इट का प्रयोग होगा। तो अब इट निषेध कहाँ होगा, इट कहाँ होगा, इसके लिए एक पूरा आचार्य पाणिनि का एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी सूची है, अनेक सूत्रों के माध्यम से दी गई है। लेकिन प्रमुख रूप से वहाँ पे जो अनुदात्त एकाच, अर्थात जो धातुएं अनुदात्त होती हैं और एकाच, एकाच मीन्स एक ही अच वाली होती हैं, उनसे इट का निषेध होता है, उनसे इट आगम नहीं होता। तो यहाँ पे क्री से अतुस जो मैंने लगाया आपका अणलतुस, और उसके बाद उस और थल की बात जब आई, अत की बात नहीं आएगी, जब थल की बात आती है तो फिर ये इट आगम की बात भी आती है। क्यों? इट आगम आर्धातुक सेड वलादे, ये वल आदि आर्धातुक प्रत्यय यदि हो तो इट आगम होता है। तो यहाँ थल जो प्रत्यय है ये थ से आरंभ हो रहा है, थ वल में आता है, इसलिए यहाँ इट की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अब इट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्री धातु बताई गई है वो अनुदात्त के अंतर्गत आती है, अनुदात्त धातु में परिगणित है और एक आच है, क्री में एक ही अच है री, इसलिए इसको इट नहीं होगा। इसलिए इट ना करने के बाद चक्रथ ये रूप बनेगा क्री, और उसके बाद थ और फिर जो है चक्रथ, इस प्रकार से रूप हमारा निष्पन्न होगा इट निषेध होने के कारण। अन्यथा यहाँ पे क्या रूप बनता? चक्रित। तो चक्रित रूप जो है वो हमारा जो है वो मान्य रूप नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए लिट लकार के प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में हमने देखा कि किस प्रकार से इड आगम होने के बाद वो रूप जो है वो फिर उस प्रकार से नहीं बन पाता, नहीं तो चक्रित बनता, लेकिन चक्रित रूप नहीं होगा। तो जो हमने तिङन्त प्रकरण में जिस प्रकार से पढ़े हैं उसी प्रकार से इस प्रकरण में भी हमें वैसे ही रूप बनाने हैं। जैसे अगर हम भविष्य काल की बात करें, अब यहाँ तो देखिए हमने प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष सबके रूप बना लिए, लेकिन सभी धातुओं के जो है तिङन्त प्रकरण वाले रूप यहाँ पे अगर हम एक एक बनाएंगे तो उसमें हम निजंत के जो प्रमुख कार्य हैं, णिच प्रत्यय लगने पर कुछ विशेष कार्य होते हैं जो कि सामान्य तिङन्त रूपों में वो नहीं होते हैं, तो उनको हमें अधिक ध्यान से देखना है। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ धातुएं यहाँ पे आपके सामने कुछ रूप प्रस्तुत किए हैं। आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और रूप आपके सामने रखूंगी जो तिङन्त प्रकरण के हैं, लेकिन ये जब हम लिट लकार की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपके सामने रखा। और अगर हम यहाँ पे भविष्यत काल की बात करते हैं तो भूतकाल के बाद भविष्यत काल की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि भविष्यत काल में हमें कौन से किस प्रकार से रूप बनते हैं। स्य तासील रिलुटो हो, वहाँ पे स्य का प्रयोग होता है। सामान्य बच्चे भी जब पढ़ते हैं तो उन्हें भी अभी कहो भविष्यत काल का रूप बताओ तो लिट लकार लगता है वहाँ पे, और लिट लकार लगने के बाद वहाँ पे उसके जो है तिप के साथ से पहले स्य लग जाता है। तो जैसे जो भावयिष्यति, जो भावयिष्यति ये रूप बनता है। और इसी तरह से जो रूप तो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि हमारे वर्तमान काल में लट लकार में बनते हैं, लेकिन हर एक के साथ जो है स्य लगता है, और वो स्य का स कहाँ श हो जाता है उसके लिए भी हमारे पास सूत्र है, नियम है आदेश प्रत्ययो, और आदेश प्रत्ययों के कारण स के स्थान पर श होकर भावयिष्यति, भावय वैसे ही बनेगा और स्यति लगेगा, स्य बन गया और ती लगेगा, और भावय और इट आगम यहाँ पर होगा तो भावई, और स के स्थान पर जब मैं श करूँगी आदेश प्रत्ययों से तो भाविष्यति ये रूप बनेगा। और तस का जब प्रयोग होता है तो भावयतः, और उसके बाद झी का प्रयोग होता है तो झो अंत सूत्र द्वारा अंत होकर और उसके बाद ई साथ में जुड़ जाता है तो भावयंती ये रूप बनता है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में भी भावयसी, भावयथः और भावयथ ये रूप निष्पन्न होते हैं। और उत्तम पुरुष में वर्तमान काल के समान ही वहाँ भावयामी था, यहाँ पे भावयिष्यामि। तो इकार कहाँ से आया, ये इट आगम करने के बाद आया है, तो भावयिष्यामि। अब आप प्रश्न करेंगे कि अभी आपने लिट लकार में तो इट आगम नहीं किया, वो क्री धातु से आगम था, और क्री धातु जो है वो क्या है, अनुदात्त है, एकाच है, लेकिन भावयाम जो है ये अनिट नहीं है। इसलिए जब हम करते हैं भावयिष्यति, भावयिष्यतः और भावयिष्यन्ति तो यहाँ पर इट आगम सभी में किया गया है, भावयिष्यसि, भावयिष्यतः, भावयिष्यन्ति। इसी प्रकार से भावयिष्यामि, भावयिष्यावः, भावयिष्यामः ये भविष्यत काल के रूप बनेंगे। तो इस प्रकार से निजंत रूप आपके सामने मैंने कुछ प्रस्तुत किए। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको निज प्रत्यय लगाने के बाद कुछ और जो परिवर्तन है, किस प्रकार से रूप चलते हैं, उनकी चर्चा करूंगी, और विशेष चर्चा भी करूंगी कि निज प्रत्यय लगने के बाद धातु से क्रिया बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य होते हैं और वो कार्य कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। पुनः मिलेंगे और उसमें मैं आपके सामने विस्तार से स्पष्ट करूंगी। धन्यवाद।